के लिए पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव महाराज जी हैं। महाराज जी अपनी चिकित्सा पद्धति के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी कौन सी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं? हमने होम्योपैथिक सुना था, एलोपैथिक सुना था, आपके दरबार में कौन सी चिकित्सा पद्धति का उपयोग होता है? जो चिकित्सा है वो रोगों के लिए होती है। दरबार में जो रोगों की स्मृतियां होती हैं उसको वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपके प्रार्थना संकल्प से नष्ट किया जाता है। वो एक विज्ञान, बिल्कुल उन्नत विज्ञान है, जो पुरातन काल का विज्ञान है, जो सफलतापूर्वक दरबार संचालित कर रहा है। महाराज जी बड़ा असाध्य रोग आपके यहाँ ठीक हो जाता है। आप कैमरे में लोगों को चैलेंज करते हैं, भाई आइए, हमने देखा आपने कई बार बड़े जो मीडिया संस्थान है उनमें जाकर चैलेंज किया कि आइए हम दावा करते हैं और असाध्य रोग ठीक होता है। आपके यहाँ विदेशी भी बहुत आते हैं। किस तरीके से, क्या आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप किस तरीके से कौन सी चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं लोगों को असाध्य रोग ठीक हो जाता है? बोला ना कि रोग असाध्य हो चाहे साध्य हो, उसका कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। रोग कोई हो वो आपकी नकारात्मकता से शुरू होता है और जो सघन नकारात्मकता हो जाती है तो असाध्य रोग बन जाता है। यदि आप सकारात्मक हो जाएं, आप में गहरी सकारात्मकता पैदा कर दी जाए, आपके प्रार्थना संकल्प इतने गहरे हो जाएं, आपकी साधना इतनी गहरी हो जाए कि आप में सकारात्मकता भर जाए, तो जब पूर्ण सकारात्मकता होगी तो आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। तो सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है और नकारात्मकता ही रोग है। ये बेसिक, ये आपकी समस्या है और ये समाधान है। महाराज जी स्मृतियों का जीवन में क्या महत्व है? आप लगातार कहते हैं स्मृतियां, ये जो निगेटिव स्मृतियां आ रही हैं, पॉजिटिव स्मृतियां आ रही हैं, दर्शकों को हम समझना चाहेंगे कि स्मृतियां क्या? जैसे हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किस आधार पर पूछ रहे हैं? स्मृति के आधार पर। स्मृति के आधार पर हम आपको उत्तर देंगे, तो स्मृति के आधार पर। अभी यहाँ से जाने की आप सोच रहे हैं कहीं जाना है आपको, तो स्मृति के आधार पर। अगले दिन का कार्यक्रम तय करेंगे स्मृति के आधार पे। आज कार्यक्रम जो तय करें दिन भर के, पिछली स्मृति के आधार पे। सारा जीवन का चक्र स्मृतियों के आधार पे है। हमारा जन्म होना, हमारी मृत्यु होना, दोनों स्मृतियों के आधार पे है। हमारा जीना पूरा स्मृतियों के आधार पे। ये जो बीज है स्मृति इसके अंदर है। अगर बीज सरसों का है डालेंगे तो सरसों ही पैदा होगी, उसमें स्मृति है। आम का बीज डालेंगे, अमरूद का डालेंगे, जामुन का डालेंगे, उनसे वही निकलेगा जिसका वो बीज है, वही वृक्ष बनेगा। तो बीज को प्रमाणित कौन कर रहा है? वृक्ष। वृक्ष प्रमाणित कर रहा है कि हाँ मैं जामुन था, जामुन हूं। तो स्मृतियां पड़ी है ना, इसी आधार पे जीव जगत जानवर जगत है। बकरी के बकरी पैदा होगी, भैंस के भैंस, स्मृतियां तो है। वहां आदमी पैदा नहीं हो जाएगा, आदमी के आदमी होगा। तो स्मृतियों के आधार पर ही सारा संसार संचालित है। एक एक वनस्पति, सारी प्राण जगत, प्राण ऊर्जा, चाहे देने वाली जितनी वनस्पतियां हैं, चाहे हमारा जीव जगत है, चाहे मानव जगत है, सब कुछ एक एक कण स्मृति के आधार पर है। स्वास्थ्य में स्मृतियों का क्या महत्व है? नकारात्मक आपकी स्मृतियां हैं तो फिर रोग बना रहेगा। अगर आप सकारात्मक रहते तो रोग बनेगा ही नहीं, क्योंकि नकारात्मकता से ही आपके रक्त में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होगी, धीरे 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 आपके मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो मस्तिष्क धीरे धीरे काम करने में असमर्थता व्यक्त करने लगेगा। फिर मस्तिष्क का, शरीर का तालमेल बिगड़ेगा और जब छोटे छोटे ट्यूमर्स और अवरोध पैदा होंगे मस्तिष्क में, रक्त संचालन में, और जो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फिर धीरे 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 शरीर और मस्तिष्क का तालमेल टूटने लगेगा। जब वो टूटेगा तो भ्रम पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा, उसी से भय उत्पन्न होगा, फिर भय से रोग बनेंगे। महाराज जी एक सवाल रहता है हमेशा लोगों के मन में, कैंसर जैसे जो नॉर्मल लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन से होता है, आप लगातार ये दावा करते हैं कि आज तक जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति वो जान ही नहीं पाई कैंसर क्यों होता है। सत्य है, बता दे कोई कैंसर क्यों होता है, लाइए डॉक्टर, चैलेंज। डॉक्टर तो कहते हैं सेल डिवीजन गड़बड़ हुई, कैंसर हो गया। कैसे सेल डिवीजन गड़बड़ क्यों हुआ है, कारण बताइए, उस कारण को रोक लीजिए, ना हो सेल डिवीजन, बताए कोई डॉक्टर। ये लगातार ये कहते हैं कि एलोपैथ में जो जांच होती है वो कहीं ना कहीं किस चीज की सही जांच करानी चाहिए, वो नहीं। मैं जो प्रश्न उठाता हूँ बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उनकी जांच गलत, मैं ये कहता हूँ जो जांच करानी चाहिए वो जांच नहीं करा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ शुगर के मामले में, क्योंकि वो शुगर रेजिस्टेंस की जांच कराते हैं, डायबिटीज की नहीं। आप चले जाइए किसी जो शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, जो इसका डायबिटीज का डॉक्टर हो, आप खड़े हो जाइए इसके बाहर और पूछिए, पेशेंट के पर्चे देखिए, किसी में भी डायबिटीज की जांच के पर्चे नहीं होंगे, ग्लूकोज की जांच के पर्चे होंगे।
तो ग्लूकोज के आधार पे आप डायबिटीज कैसे निर्धारित कर रहे हैं? किसी को है डायबिटीज, आपको है, वो आपकी इंसुलिन कम और ज्यादा के आधार पे तो आप तय करते हैं। तो इंसुलिन कम है कि ज्यादा, ये तो आपने टेस्ट कराया नहीं, आप टेस्ट करा रहे हैं ग्लूकोज का। तो आपने इंसुलिन कम या ज्यादा है इसके आधार पे आपने इंसुलिन कम मान ली और इंसुलिन आपको देने लग गए। ये किस आधार पे दे रहे हैं? ये तो पूरा एक कमर्शियल एक सेटअप खड़ा कर दिया है और पेशेंट को कुछ पता नहीं, वो तो विश्वास पे आपके पास आया है। तो मुझको इसका जवाब दिया जाए कि ये टेस्ट क्यों नहीं होते लैब में। आप किसी लैब में चले जाइए, मैं खुले कह रहा हूं आपसे, आप किसी लैब में चले जाइए, उस लैब से पूछिए, अपना डेटा दीजिए कि आपने कितने शुगर टेस्ट किए हैं ग्लूकोज के आधार पे और कितने शुगर पेशेंट के टेस्ट किए आपने इंसुलिन के आधार पे। महाराज जी, आप ये कहना चाहते हैं सही जांच नहीं हो रही, सही चीज की। और ये बताइए क्या इसमें लगता है कोई पीछे से कोई कंपनियां काम करें? क्या ऐसा क्यों किया जाता है? इतने मरीज हैं और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कैपिटल होने वाली है डायबिटीज की इंडिया, ये चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है? वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये, इनके पास किसी प्रकार की दवा नहीं है। दवा का अर्थ होता है कि आपका रोग ठीक हो जाए, मरते दम तक आपको इंसुलिन लेनी है। ये रोग की चिकित्सा है? ये चिकित्सा है? ये जिंदगी भर आपको सर दर्द की दवा खानी है, जिंदगी भर आप बीपी की दवा खाएंगे, जिंदगी भर आप थायराइड की दवा खाएंगे, जिंदगी भर आप इंसुलिन लेते रहेंगे, शुगर, ये दवा है? दवा का अर्थ होता है जिसको खा करके आप स्वस्थ हो जाए, औषधि। तो कहाँ औषधि है? ये सारी मार्केटिंग है और बहुत लंबी मार्केटिंग है, ये सभी लोग जानते हैं, सब खुला खुला है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। महाराज जी, एआई ने सबका जीवन बदल दिया, कहीं ना कहीं बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अभी जीवन बदला नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है। अभी इसके जब विकार सामने आएंगे तो बहुत विकार, उसकी चिकित्सा तो है ही नहीं। इस जितनी भी इसमें चिकित्सा पद्धति विद्यमान है, एआई के मारे हुए लोग, एआई के डसे हुए लोग, एआई से पीड़ित लोग, बच्चे, उनका इलाज ही उनके पास नहीं होगा। उससे ज्यादा असहाय स्थिति नहीं होगी जब बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचानेंगे। उनके पास वो स्मृतियां भी उनकी चली जाएंगी कि बच्चे चलना फिरना भूल जाएंगे, बच्चे खाना पीना भूल जाएंगे, कैसे खाया जाता है यही भूल जाएंगे, कैसे चला जाता है यही भूल जाएंगे, कैसे सोना है, कैसे बात करना है भूल जाएंगे, शब्द भूल जाएंगे, क्या बोलना है, माता पिता को पहचानना भूल जाएंगे। ये सब केस मेरे पास आते हैं रोज, आप देखिए, तमाम वीडियोस पढ़ें। जब दरबार उनको व्यवस्थित करता है तब वो पिता माँ को पहचानते हैं और तब वो चलना फिरना सीखते हैं, तब अपना वो काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि जो स्मृतियां हैं वो बहुत खतरनाक लेवल पे स्मृतियों का सारा गेम है एआई में। हम या बच्चे जो भी आजकल के एआई को यूज करना शुरू करे हैं, वो डीप में जाने की कोशिश करते हैं, एआई को समझने की कोशिश करते हैं। स्मृतियां तो हैं वो सारी, जो सारी कलेक्ट करके उनका एक डेटा और एक उसका निकाल के समाधान देता है। हाँ भाई, इसका ये है निचोड़ है, आप उसको कहता है यस ठीक है, सब कुछ देख लिया, इसका निचोड़ निकाल दिया। आपकी स्मृतियां सोच रहे हैं, आपकी उन स्मृतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो स्मृतियां आपका इस्तेमाल कर रही हैं, आपके ब्रेन का इस्तेमाल कर रही हैं। और जब आप कमजोर पड़ते हैं मशीन के आगे, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये इस ग्रह का काम ही नहीं है। ये सारी स्मृतियां चुराई जा रही बच्चों से। इसका प्रमाण हम दे सकते हैं कि जिनकी स्मृतियां चोरी हो गई हैं, दरबार उनको 5 मिनट में सारी स्मृतियां लाके खींच के वापस उनको देता है। तब उनको स्मृति आती, तब माता पिता को पहचान पाते, तब वो चलना सीख पाते हैं, उठना बैठना देखते हैं, खाना पीना बोल पाते हैं, सब बातें बोल पाते हैं जो उनको से याद थी, ये सब भूल चुके होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक, अभी पूरे विश्व में ये एक समस्या आएगी। और फिर उसके बाद फिर चालू होगा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कि अभी इसका भी देखिए इलाज कितना बढ़िया है। एक सर्जरी यहाँ से करवाइए, एक चिप यहाँ डलवा लीजिए, दूसरी चिप यहाँ डलवा लीजिए, और उसके बाद फिर एआई का काम करिए। अभी देखो क्या क्या आता है। अभी तो भविष्य के घर में बहुत कुछ है। देवकी नंदन ठाकुर बड़े बहुत महाराज, कई संत कहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। आपको क्या लगता है भारत हिंदू राष्ट्र कब हो जाएगा? उन जैसे वो लगातार कहते हैं बहुत जल्द लगातार सनातन को लेकर कहा जाता है हिंदू राष्ट्र होना बहुत आवश्यक। आप क्या मानते हैं उनके? तो उनसे पूछ लीजिए ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या, उन्हीं से पूछ लीजिए ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये कौन सा राष्ट्र है? अरे उन्होंने संसद की कहा हिंदू राष्ट्र हो जाए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? दरबार का पहले भी स्टैंड जो था आज भी स्टैंड पे कायम है। इस राष्ट्र को किसी से सनातन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये देश सनातन था, पूरा विश्व सनातनी है। सनातन का अर्थ ही होता है जो 5 तत्वों पर विश्वास करे,
जिस आधार पे उसका शरीर है, जिस आधार पे पूरी सृष्टि है, उसको मानने वाला व्यक्ति सनातनी कहलाता है। हर वैज्ञानिक सनातनी है, हर अधार्मिक व्यक्ति, हर जितना भी आस्तिक है चाहे नास्तिक है, सब सनातनी है। हम तो सबको सनातनी मानते हैं। वो नकार ही नहीं सकता। उससे पता हो आपके शरीर में खून है कि नहीं है, हड्डी है कि नहीं है। तो जो था सदा से जो है वो सदा रहेगा, वही सनातन है। तो सनातन के स्वरूप को पहचानना है। सनातन बात क्या हो रही है? सनातन ये एक जाति विशेष को लेकर बात हो रही है आजकल। सनातन जाति विशेष के लिए नहीं है। सनातन पूरी मानव जाति, पूरी जीव जगत जितना भी है, जितने वनस्पति जगत है, पदार्थ जगत है, सारा मिला करके कण कण सनातन है। इससे कोई नहीं बच सकता। कोई कहे कि नहीं साहब हम तो बगैर खाना हवा पानी के जिंदा रहेंगे, तो बताए अगर वो जिंदा रह सकता तो सनातनी नहीं है। अगर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो फिर सनातनी है। सनातन का अभी तो असली अर्थ उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। सनातन है क्या? सनातन तो पूरी एक व्यवस्था है, पूरी विधि है। हाँ, ये जाति विशेष पर सनातनी सनातनी करके थोपते, ठीक है। हम सनातन को ज्यादा समझते हैं, सनातन को ज्यादा हम समझते हैं, उस आधार पर जीते हैं, तो हमें सनातनी कहा जाता है। और क्या है? एक पिता के 4 बच्चे, अगर कोई इंजीनियर तो इंजीनियर कहा जाएगा, कोई दूसरा डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब कहे जाएंगे। जिसने जिस पे ज्यादा ध्यान दिया उसको वही कहा जाएगा। अनुरुद्धाचार की बात कर लें, लगातार महिलाओं को लेकर बयान देते हैं। पहले भी बयान दिया, लगातार विरोध हुआ। तो इसमें आप उनको क्या मानते हैं कि उनके बयान से आप कितना सहमत? अब उनको इस पर रुचि होगी ज्यादा, महिलाओं में, उनके बारे में ज्यादा ज्ञान होगा, महिलाओं के बारे में उनको। नहीं देखिए, बयान एक बार दे दिया, फिर लगातार उस तरीके के बयान को रिवाइज करना, उसके बाद कहना नहीं ये बयान सही है, इस तरीके के दावे करना, आप इसको क्या मानते हैं? सनातन के लिए कितना नुकसानदायक? नहीं, ये तो सभी के लिए नुकसानदायक है कि भाई आपको तमाम लोग सुनते हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना है, इतनी बात है। तो इसके लिए अब जिसके पास जो ज्यादा ज्ञान है वो तो उसी पर चर्चा करेगा ना। प्रेमानंद महाराज जी सोशल मीडिया पर देखते ही हैं, उनके बयान, काफी फॉलोअर्स हैं उनके पास। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसको लेकर। और उन्होंने फिर कहा कि वो लोग, जो लोग इसको मानते हैं, हम फिर दावा करते हैं कि उनकी सोच नहीं अच्छी इस तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि धर्म को इस तरीके के मामलों से बयान देने से बचना चाहिए? देखिए, इस तरह की बात वही लोग करेंगे जिनके पास इनका समाधान नहीं है। दरबार के पास इन सब का पूर्ण समाधान है। आप लाइए बिगड़ा बच्चा, आप बिगड़ा बच्चा लाइए, अगले दिन उससे मिलिए, आप ही को विश्वास नहीं होगा हमारा बच्चा है। क्यों? आप में अगर दम है तो उसकी नकारात्मक स्मृतियां हटा के दिखाइए। अगर उसमें कामुकता है और आपके वैदिक विज्ञान में आपकी दम है तो आप उसकी नकारात्मक स्मृति नष्ट करके दिखाइए। दरबार कहता है लाइए, आप 2 मिनट में समाप्त नकारात्मक स्मृति। अगर वो नकारात्मक सोच मर जाए बच्चा तो आप वैदिक विज्ञान को मानना छोड़ दीजिएगा, लाइए आप। तो ये वही बातें करते। देखिए, कोई भी बच्चा खराब नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब अच्छे हैं। क्योंकि दरबार शरीर नहीं देखता, लड़का और लड़की नहीं देखता, दरबार देखता है उनके अंदर बैठे जीवन को, जो शरीर को संचालित कर रहे हैं। अगर वो जीवन तमाम नकारात्मक स्मृतियों से ग्रसित है तो उसके द्वारा किए जाने वाला हर कार्य आपको खराब लगेगा। अगर उनका जीवन सकारात्मकता से भरा हुआ है तो उनके द्वारा किया जाने वाला हर कार्य आपको अच्छा लगेगा। तो आप में दम है, अगर आप में दम है, आपकी शक्ति का, तपस्या का, किसी का भी दम है, गुरु का, तो आप उसकी नकारात्मकता नष्ट करके दिखाओ। बातें पेलने से कुछ नहीं होता। तो आप मेरे सामने लाइए, अगर उसकी नकारात्मकता नष्ट नहीं होती 5 मिनट तो आप सवाल खड़े करिए हम पे। महाराज जी, कल के अवतार को लेकर काफी कुछ चर्चा रहती है, कल के अवतार को लेकर आप क्या कहें? कल के अवतार के बारे में क्या कहना, क्या है, वो तो अवतार है, वो तो होने ही है। यही तो प्रश्न है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अवतार तो आपको देखने के लिए, शरीर में 2 आंखों से देखने के लिए है। किसी में अवतरित होगा, किसी शरीर में अवतार, ठीक है। लेकिन वो जाति कहाँ, ऊर्जा, महा ऊर्जा तो हमेशा रहती है। वो कल की तो ये तो आज पैदा होंगे कल मर जाएंगे, वो ना पैदा होने वाली वस्तु है ना मरने वाली वस्तु है। कल की कल भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। तो वो जो कल की है वो एक परम ऊर्जा है, वो तो है ही सक्रिय। आप क्या समझ रहे हैं? निष्क्रिय है, सूक्ष्म जगत में सक्रिय है। बस स्थूल में आगे सक्रिय होना है, शरीर धारण करना है, इतनी तो बात है। जो वृक्ष लगे हैं सूक्ष्म में, उनमें जो फल फ्रूट आएंगे स्थूल में, उसके लिए शरीर धारण करेंगे वो।
तो कल के कोई चले थोड़े ना गए ना कहीं चले जाएंगे, वो तो हैं और सदा रहेंगे। महाराज जी, एक चर्चा है, बड़ा झांगुर को आप कभी सुने होंगे, बड़ा दावा वावा चल रहा है, बड़ा उसने जिस तरीके से अवैध रूप से धन परिवर्तन करवाया, तो इसको लेकर कैसे ये लोग कैसे सफल हो गए, ये बड़ा सवाल उठता है कि कैसे ये लोग सफल हो गए। और ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो क्या हमें जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनको टारगेट किया जाता है? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कैसे बचाया जाए हिंदू धर्म को? ये सनातन के लिए बड़ी समस्या होती जा रही है। देखिए, इस बात को समझना होगा, धर्म और संस्कृति में फर्क है। ये छांगुड़ पांगुड़ जितने हैं, ये सब इस टाइप के तमाम गली मोहल्ले में तमाम घूमते रहते हैं, सक्रिय हैं। ये संस्कृति परिवर्तित करा सकते हैं, धर्म किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का धर्म कोई परिवर्तित करा सके ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। और सनातन धर्म ये कहता है कि हम सुखी रहना चाहते हैं और निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, ये मेरा धर्म है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये मानव धर्म है, इसको छांगुड़ पांगुड़ कोई लांगुड़ कोई आ जाए, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। इस संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो अपराध है। हमारे भारत जैसे इस विशाल राष्ट्र में हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारे जीने का आधार है, जो हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसको मान्यता है, मानवीयता के लिए मानी जाती है हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, तो ये उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपराध है और जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब गोरख धंधा जो इन लोगों ने नकली टाइप से फैला रखा है, वो इनका बंद होना चाहिए। महाराज जी, बागेश्वर महाराज जी को लेकर बड़ा चर्चा रहती है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भी कहते हैं नहीं सनातन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके द्वारा जो पद यात्रा चलाई गई, और सुनने में आ रहा है और कई यात्राएं पद यात्रा जल्द शुरू करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, जातिवाद कहते हैं, जातिवाद खत्म होगी, सब एक हो, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बच्चों की बातें क्यों करते हो? कोई और महाराज जी, आखिरी सवाल राजनीति को लेकर होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, 8 साल बेमिसाल सरकार कह रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस तरीके से उनकी सरकार बनी, महिलाओं से लेकर सबका विकास किया गया और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कैसा देखते हैं? सुपर, पूरे देश में एक मॉडल है। पूरे देश में हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है एक मॉडल है। और इस समय तो मैं देखता हूँ हमारे जैसे कानपुर में ही है, तो कानून व्यवस्था का अगर मॉडल देखना हो तो कानपुर में देखिए। ये प्रदेश से ही तो निकला है, प्रदेश के मुखिया से तो निकला है। अकेले कोई किसी में करने में साहस तो है नहीं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, देखिए कानून का राज कितना जबरदस्त। पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप कानून का राज है। आज पूरे प्रदेश में कानून का राज है। और मैं देखता हूं कि बाहर के जो लोग आते हैं, हमारे पास तो पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे हर राज्य से आते हैं, विदेशों के अलावा पूरे राज्य से आते हैं। उनसे आप बात करिए, उनको एक ही चीज टीस करती, उनके यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, ये उनकी टीस है। तो हम तो ये चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के जो अंश हैं पूरे राष्ट्र में फैल जाएं। भविष्यवाणियों पे तो विश्वास करते नहीं, ये तो आप हमेशा कहते हैं। जरा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ देखते हैं खड़ा? वो तो कहते हैं हम सुबह सुबह उठने लगे हैं, बड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कुछ 27 में कुछ होगा? कैसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, ये सब राजनीतिक लोग हैं। और ये सब बहुत दिन जो वो चलता है ना, वो से बोला जाए कि भ्रम पे जिया नहीं जा सकता है। जीने के लिए धरातल चाहिए। और चाहे अखिलेश यादव जी हो और चाहे कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो समाज से अपने को जोड़ नहीं पाया, समाज में जो हमारे नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी डिमांड है, उनको समझ नहीं पाया, अगर उसकी नस को नहीं पकड़ पाया, तो वो राजनीति कभी नहीं कर सकता है। आप मौके से कोई चीज़ें आपको मिल जाए, मौके के आधार पर कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, कुछ आपको परंपरा से प्राप्त हो जाए, इसमें अपना सीना ठोक के कि मेरा है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। ये आज जो पूरे देश में शासन है भाजपा का, तो ये एक व्यक्ति का शासन नहीं है, पूरी पार्टी का है, पूरे देश का एक विचार, एक बड़ा विचार हो गया है। वो विचार ये हुआ है कि हम सनातनी हैं और हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। ये एक विचार बड़ा हुआ है। इस बड़े विचार के कारण ही आज पूरे देश में एक माहौल है समरसता का, भाईचारे का, मित्रता का, पारिवारिक माहौल का एक माहौल है। आज भय का माहौल समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है भय का माहौल? क्योंकि आश्वस्ति है, हमें अपनी गवर्नमेंट से ये आश्वस्ति है कि अभी कोई क्राइम करेगा
तो झटके में भी उसका निवारण होगा। जनता में अगर ये है कि हम आज मेरे साथ अपराध हुआ है और ये 20 साल बाद इसका निर्णय होगा, तो उसके लिए बहुत समस्या है। त्वरित न्याय चाहती जनता, जो प्रदेश में, पूरे देश में चालू है, चल रहा है। प्रदेश में उसका बड़ा भारी मॉडल है, प्रदेश सबसे बड़ा देश के अंदर है। अगर इस मॉडल को पूरा पूरा हर जगह अपनाया जाए, त्वरित न्याय, गरीबों को, पिछड़ों को, गरीबों को जो दबाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, अगर उनको संरक्षण मिले जो इस सरकार में मिल रहा है भरपूर, तो ये जो अच्छे से कर पा रहे हैं उन्हीं को जनता चुनती है। जनता उन्हें नहीं चुनती जो केवल एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष को लेकर चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन खेल चलता नहीं है, ये कुछ समय के लिए खेल चलता है और फिर धीरे 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 लोग इसको किनारे कर देते। पीछे का इतिहास उठा लीजिए, सब ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ खास आप बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सवालों का बेबाकी से उत्तर दिया। बागेश्वर धाम के लिए कहा, बागेश्वर भी बच्चे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग किया और अनिरुद्धाचार्य को लेकर कहा कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए और सनातन झांगुर जैसे लोग कितने पैदा होंगे, इससे कोई सनातन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आज फिर चैलेंज किया कि असाध्य रोग जो होंगे दरबार में आए ठीक होंगे। और इसके पहले भी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूअर्स में वायरल हैं और विदेशों से लोग आते हैं। तो महाराज जी फिर दावा कर रहे हैं, इंडिया न्यूज पर उन्होंने दावा किया है कि असाध्य रोग ठीक होते हैं और स्मृतियों को लेकर